यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस अध्याय से हम लोग जानेंगे कुछ MCQ जिसको हम लोग सीधे तौर पे उसका एग्जैक्ट आंसर के तौर पे इसको बनाया गया है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे। पहले जान लीजिए कि ये है क्या और इनमें कौन कौन से प्रश्न हैं। इसमें कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है इस अध्याय से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी पहले चैप्टर से हैं। पहला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपने का संसार रचा? ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रेडरिक सोरियो। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को दुश्मन बताया? मेजिनी। अगला प्रश्न है कि किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। इन्होंने मिलके नेपोलियन को पराजित किया था। फिर है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? सबसे पहली जो अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की हुई थी ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 के द्वारा राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? इसका सही उत्तर है 7 राज्यों में। अगला प्रश्न है, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? बलूत यानी बलूत वृक्ष की पत्तियों से बना हुआ मुकुट जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसके छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? ये मारियन एक रूपक था जिसका छवि को सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और किस देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक समझौता हुआ था और इस समझौता को एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना गया और बाद में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम या यूके के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता किसके द्वारा जुड़ी होती है? यानी राष्ट्रवाद में क्या होता है? एक समान संस्कृति, समान इतिहास, समान भाषा और समान लोक परंपरा होती है। तो ये राष्ट्रवाद की एक भौगोलिक पहचान होती है। अगला प्रश्न है, बूर्बो राजवंश शासन किस देश में था? इसका सही उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, वह विचारधारा जो स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित है उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसी विचारधारा जिसमें स्त्री को भी पुरुष के बराबर का दर्जा दिया जाता है, जिसमें स्त्री भी पुरुष के बराबर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान रूप से भागीदार होती है और इसी विचारधारा को हम लोग बोलते हैं नारीवाद या अंग्रेजी में बोलते हैं फेमिनिज्म। अगला प्रश्न है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? जैसे हमारे देश में जनगण मन है वैसे मार्सिले फ्रांस की राष्ट्रीय गीत है। उसको अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति अग्रदूत किसे माना जाता है? रूसो यानी रूसो के विचारों से ही फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी, इसलिए रूसो को फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेजिनी के द्वारा 2 भूमिगत संगठन यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठनों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। एक कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन मेटरनिक का है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
काउंट काबूर को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है काउंट काबूर द्वारा एमेनुएल द्वितीय को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है 1871 ईस्वी में यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर क्षेत्र कौन सा था? यानी 1871 के समय यूरोप में किस क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव देखने को मिला? वो था बाल्कन क्षेत्र। अगला प्रश्न, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? यूनान को कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया था। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका सही उत्तर है 1871। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली एकीकरण पूरा हुआ था 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन का संबंध इंग्लैंड से है। अगला प्रश्न है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक, इसके लेखक रूसो थे। अगला प्रश्न है शुल्क संघ जोल्बेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? प्रसा के संघ पर एक यूरोप में शुल्क संघ बना था जिसका नाम रखा था जोल्बेराइन। अगला प्रश्न है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका सही उत्तर है 1871। एक कथन है पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट, ये कथन है मैजिनी का। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है बूर्बो वंश। अगला प्रश्न है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला प्रश्न है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? जर्मनी के एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 के द्वारा पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये दोनों देश यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध एक गुप्त संगठन था जिसका नाम था कार्बोनरी। ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था और इस संगठन से मेजिनी का संबंध था। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया था? वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले देश ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया थे। इन्होंने वियना सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न था यूरोप में राष्ट्रवाद में कौन सदी में उभरा? यूरोप में राष्ट्रवाद 18वीं सदी में उभरा था। एक शब्द है उदारवाद, ये शब्द कौन से भाषा से लिया गया है? इसका सही उत्तर है लैटिन। नेपोलियन जो कि फ्रांस का सम्राट था, तो नेपोलियन की हार कब और किस युद्ध में हुई थी? 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी। और तब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन पहली बार फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? कौन उसके बीच में अड़ंगा आ रहा था? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। जोल्बेराइन किनकी संस्था थी? यानी जोल्बेराइन किस प्रकार की संस्था थी? क्योंकि हम लोग पहले भी जाने कि जोल्बेराइन एक शुल्क संघ था, तो यह संस्था व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया था? 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र बना। ठीक है, उसने ओटोमन तुर्की को हरा के यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। अगला प्रश्न है सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको सेडान का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क वास्तव में एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ यानी जिसको राजनीति के दांव पे चाहते हैं उनको कूटनीतिज्ञ के नाम से जाना जाता है। वो एक महान कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है मारियोन किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? मारियोन फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियोन एक रूपक थी, जैसे जर्मनिया, ठीक है, जर्मनी की प्रतीक थी, वैसे ही मारियोन फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। नेपोलियन की संहिता को किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 में नेपोलियन की संहिता को लागू किया गया था, यानी नेपोलियन के सिविल कोड जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। अगला प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी के जीते हुए क्षेत्र में एक संघ की स्थापना की थी जिसको राइन संघ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लाल कुर्ते नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना गैरिबाल्डी के द्वारा की गई थी। तो ये लगभग 55 प्रश्न आज के लिए हैं। इसमें से आप लोग अपने अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है, जहाँ इसको पॉज करके आसानी से आप इसको उतार सकते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न सिर्फ मैट्रिक एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि आने वाले समय में, ठीक है, जो भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम है, पर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षक है, चाहे वो JSSC, JPSC, ठीक है, या UPSC, सभी प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न को सीधे क्वेश्चन के साथ इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होना चाहिए उसके रूप में इसको दिखाया गया है, जो आपको काफ़ी मददगार होंगे। इसको बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि क्या दिक्कतें हुई और कैसे किस प्रकार की वीडियो आपके चाहिए। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय में ऐसी वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकें, टॉपर बन सकें और आने वाले कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके आप अपना जीवन को उज्जवल बना सकें। धन्यवाद।